हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो हाल ही में जो है मैंने वीडियो बनाया था और वहाँ पे जो है आपको ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हुए देखने को मिला। सो अगर आपने भी ये वीडियो चेकआउट अगर अभी तक नहीं किया तो ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी कुछ देखने और जानने को मिलेगा फॉर लॉन्गर टर्म ऑफ द पीरियड और शॉर्टर टर्म में भी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो मल्टीपल न्यूज़ को कवर करने वाले हैं, एफ आई एस डी आई एस का डेटा को कवर करने वाले हैं, एफ आई एस क्यों कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं इसको भी स्टडी करेंगे। उसके साथ ये कुछ स्टॉक्स के जो है टारगेट्स भी बताऊंगा और मेरी जो है अभी के लिए मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ इस अनसर्टेनिटी वाले मार्केट के अंदर। सो वो भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा कि मैं क्या क्या स्टेप्स जो है वो या क्या प्रिकॉशंस ले रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग के अंदर मेरी क्या स्ट्रैटेजी है अभी जो अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर चल रही है। सो उसके रिलेटेड भी हम जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। सो अभी के लिए डाउ जोन्स की बात करें तो यहाँ पे 192 पॉइंट्स के आसपास की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों में अगर देखें तो 593 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली थी, काफ़ी अच्छी तेज़ी हुई। उसके बाद अगर देखें तो अभी के लिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सो देखना होगा कि पूरे जो मार्केट का भी सेशन है, अभी तो सिर्फ जो है न्यूयॉर्क के आज स्टार्ट ही हुए हैं। सो पूरे दिन भर में कैसा मार्केट परफॉर्म करेगा उसके बेसिस पे जो है वो कल के दिन हमारे मार्केट भी अगर रिएक्ट करते दिखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं एफ आई एस और डी आई एस की। तो आज के दिन अगर देखेंगे तो 211 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो अभी एफ आई एस करते हुए देखने को मिला आज के दिन। उसके बाद अगर डी आई एस की बात करें तो डी आई एस जो है वो कंटिन्यूसली बेसिस के ऊपर जो है बाइंग कर रहे हैं। लगभग 13,000 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो यहाँ पे डी आई एस करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो मैंने पहले भी जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, अब पहले के वीडियोस में डिस्कस किया था। तो अगर एफ आई जो है अभी के लिए क्यों सेल कर रहे हैं तो उसका एक ही बड़ा रीज़न है कि उनको जो मार्केट है वो ओवर वैल्यू लग रहा है कि अभी जो स्टॉक्स है या इंडियन मार्केट्स है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। और यहाँ से वो क्या कर रहे हैं कि पैसा जो है वो इंडियन मार्केट से पंप करके वापस से उसको चाइना के अंदर या फिर यूरोप के अंदर जो है पैसे को ले जा रहे हैं। तो उसके अंदर अभी प्रॉब्लम यही है कि अभी के लिए उनको लग रहा है कि मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड लग रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जब बुल रन भी आया था मार्केट के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स के अंदर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहे थे, 300%, 400%। सो इतनी ज़्यादा रैली हो गई थी तो अभी तक जो है वो एफ आईज इतना सेल करने के बावजूद भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में कुछ कुछ स्टॉक्स के अंदर बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे जो है वहाँ पे वो अपने जितने भी प्रॉफिट्स है उसको कट कर रहे हैं। और वो जहाँ पे भी अंडर वैल्यू लग रहा है, फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर उनको लग रहा है कि वैल्यूएशन जो है सस्ते हैं अभी के लिए, या यूरोप में ऐसा लग रहा है कि अभी जो है मार्केट्स वहाँ के ओवर वैल्यूड नहीं है या चीप रेट्स पे अवेलेबल है स्टॉक्स वहाँ पे। तो यहाँ से जो है सेलिंग करके वहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर दिया है एफ आईज ने या कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम में। सो अगर देखें लगभग ऑलमोस्ट 1.5 साल से अगर देखें तो कंटिन्यूस जो है वो सेलिंग ही देखने को मिल रही है। अगर पिछले साल का डेटा की बात करें तो 2,78,000 का जो है उन्होंने सेलिंग किया है। 2,78,000 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ। सो इतनी जो सेलिंग है वो 2022 के अंदर एफ ने की है। सो इतना बड़ा मार्केट के अंदर से पैसा जो है उन्होंने पंप करके बाहर निकाला है। बट उसके बावजूद भी अगर आप मार्केट देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स और डीआईज ने इतना ज़्यादा पैसा पंप किया है कि मार्केट के अंदर स्टॉक्स के अंदर जहाँ पे एफ की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे थे वहाँ पे तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फिर भी इंडेक्स जो है वो सस्टेनेबल देखने को मिल रहा है। और लार्ज कैप स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो 15 टू लेके 25% के रेंज में ही अभी तक जो है करेक्शन देखने को मिल रहा है। सो अगर डीआईएस अगर पैसा नहीं डालते और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स जो है कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा डाल रहे हैं या इंडिविजुअली भी पैसा डाल रहे हैं तो ये जो आपको नंबर है वो लगभग 40% के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता था। लार्ज कैप स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, स्मॉल कैप तो काफ़ी ज़्यादा पिट जाते। बट यहाँ पे जो है कंटिन्यूस लेवल्स के ऊपर बाइंग और एक इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा एक चलन जो है वो अभी के लिए इंडिया में स्टार्ट हुआ है। उस वजह से अगर आप देखेंगे तो 15 to 25 के रेंज में अभी तक सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रही है। उसके बाद आपको जो नज़र रखनी है वो 2023-24 का जो है यूनियन बजट जो देखने को मिला। सो ये जो है वो फोर्थ यूनियन बजट देखने को मिलेगा। सो February 1 को जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो है वो
बजट को पेश करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो की पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे ट्रैक करने हैं कि कहाँ पे जो है स्पेंडिंग ज़्यादा किया है या कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है सरकार कर सकती है इन विच सेक्टर्स के अंदर। सो वो सेक्टर्स के बाद हम उस स्टॉक्स को भी देख सकते हैं। सो ऐसे मल्टीपल जो है आप डीप डाउन कर सकते हैं। तो मैं जब ये बजट स्टार्ट होगा या बजट जिस दिन होगा तो उस दिन जितने भी की पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बट आपको ये भी जो है वो दिमाग में रखना है। उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर ये भी डिस्कशन हो रहा है कि इनकम टैक्स के अंदर जो है वो थोड़े से चेंजेस होते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं इन नियर फ्यूचर इन दिस बजट फॉर मिडिल क्लास। तो उसके बाद अगर ये सब अगर कोई चेंजेस होता है, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ न्यूज़ देखने को मिल रही है, बट अगर ये कोई चेंजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स जो कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को अगर काफ़ी ज़्यादा अगर बेनिफिट होता है तो लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम में आप देखोगे कि तो मार्केट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हरियाली आपको देखने को मिल सकती है। और ऐसा हो भी सकता है कि वापस से एफ जो है वो अच्छी खासी बाइंग, क्योंकि कोई भी एक डिसीजन जो है वो मार्केट का रुख कभी भी बदल सकता है इन स्टॉक मार्केट। सो ये भी जो है आपको ट्रैक करके रखना है। पहला जो हमारा स्टॉक है वो है अल्काइल अमाइन। इस स्टॉक को मैं पर्पजली इसीलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है वो देखने को मिली है। एक साल के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जब से इन्वेस्टर्स ने बाई किया है तब से अगर देखें तो 24-25% के आसपास की जो गिरावट है स्टॉक के अंदर हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे सेलिंग बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। इसका पी भी जो है वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे अवेलेबल अभी आपको देखने को मिल रहा है, लगभग 61 के आसपास देखने को मिल रहा है और 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। बट अगर मैं आपको 5 साल के अगर वैल्यूएशन दिखाऊं तो इतना करेक्शन होने के बावजूद भी अभी भी 842% के आसपास के रिटर्न दिखा रहा है। पहले तो अगर देखें तो 1000% के आसपास के रिटर्न दिखा रहा था, बट अभी जो है थोड़ा बहुत करेक्शन स्टॉक के अंदर हो चुका है जहाँ से 842% के आसपास। मैं यही एफ भी अगर देख रहे हैं तो यही देख रहे हैं कि जो है काफ़ी ज़्यादा रैली जो है स्टॉक्स के अंदर हो चुके हैं जिस वजह से वो अपने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स को जो है बुक करते जा रहे हैं। और नियर टर्म मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं होता मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो है वो बाइंग कम करनी चाहिए, या ना भी करे तो भी चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है जिसके अंदर ऑलमोस्ट गिरावट हो चुकी है 50-60% और वहाँ पे जो है हमें बाइंग करके चलनी चाहिए, तभी जो मैं कहूँगा। और आपकी जो बाइंग क्वांटिटीज है वो काफ़ी ज़्यादा कम होनी चाहिए क्योंकि अभी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप से जो है आपको थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए और जो आपका ज़्यादातर पैसा है या आपका जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा होगा, ताकि अगर वापस से अनसर्टेनिटी आती है तो आपके पास थोड़ी सी सिक्योरिटी होगी इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूँ तो। क्योंकि आपको ये भी चीज़ पता होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, इनके पास रिजर्व काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर ये रिसेशन या इन्फ्लेशन की वजह से अगर इनके सेल्स कम होते हैं या इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो इनके पास रिजर्व ही इतना है कि इनका सर्वाइवल जो है वो चल सकता है। बट वहीं अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो इनका सर्वाइवल भी नहीं होगा अगर छोटी कंपनी होगी तो आपको ये भी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है कि अपकमिंग इवेंट्स क्या है उसके बेसिस के ऊपर ही आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि 6 महीने बाद, साल भर बाद सिचुएशंस ठीक हो, उसके बाद आप स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अभी भी आप कर सकते हैं। बट आपका जो क्वांटिटीज़ है उसको थोड़ा सा कम रखिए या कंजर्वेटिव होकर अगर आप चलेंगे लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा पैसे बनेंगे। ओवरऑल ये कंपनी की बात करूँ तो दोनों भी कंपनीज, अल्काइल अमाइंस या बालाजी अमाइंस, दोनों भी कंपनीज अच्छी है। बट अभी के लिए वही बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में और ये 842% जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चलते हुए देखने को मिल रही है। बट ये कब रुकेगी इसीलिए मैं जानबूझ के कोई लेवल्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी की कोई भी लेवल जो है वो ब्रेक होते हुए देखने को आपको मिल सकते हैं लोअर साइड के अंदर। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आईटी सेक्टर का स्टॉक। लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर ही आप ज़्यादातर अभी के लिए मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करिए। ये भी अगर शेयर की बात करूँ एक साल के टाइम पीरियड की तो यहाँ पे भी 20% के आसपास का गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो जियोजीत जो फर्म है उन्होंने जो है यहाँ पे जो टारगेट्स दिए हैं वो लगभग 1692 के आसपास के जो टारगेट्स हैं वो लॉन्गर टर्म के अंदर इन्फोसिस के अंदर दिए। लगभग 1700 के आसपास के जो टारगेट्स हैं वो जियोजीत ने दिए। मैं काफ़ी बार ये इन्फोसिस को तो कवर करते ही रहता हूँ और फंडामेंटल्स भी काफ़ी बार शेयर किए। 1692 के जो टारगेट्स हैं वो आप नियर टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो ये जो लेवल्स है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आप यहाँ पे एसआईपी कितनी भी क्वांटिटीज़ करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज कंपनी के पास इतना रिजर्व है कि सर्वाइव आराम से कर जाएगी। और यहाँ पे भी अगर आप लार्ज कैप में भी कंजर्वेटिव होकर चलना चाहते हैं तो वो भी आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एचयूएल। एचयूएल को भी मैं कवर करते रहता हूँ। एफएमसीजी का काफ़ी बड़ा जाइंट है।
लगभग 6 लाख 6.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी देखने को मिलती है। सो काफ़ी बड़ी कंपनी एफएमसीजी के सेगमेंट के अंदर आप जो भी प्रोडक्ट के अंदर हाथ लगाओगे वो एचयूएल का कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे अगर आज देखें तो 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। मैं इसीलिए इस स्टॉक को कवर कर रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक को जो है आप ऐसे अनसर्टेनिटी के माहौल के अंदर अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर एडिशन करते रहेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे सेफ होंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो तो मुझे नहीं पता, बट आपके काफ़ी ज़्यादा जो पैसे हैं वो सेफ होंगे। सो कैपिटल सेफ होना, पैसे अगर 10% कम भी बने, 15% कम भी बने तो चलेगा, बट आपका जो कैपिटल है वो सेफ होना चाहिए। सो ऐसे स्टॉक्स के अंदर अगर आप ऐसे अनसर्टेनिटी के माहौल के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा पोर्टफोलियो के अंदर सेफ होगा। क्योंकि एफएमसीजी फूड काउंटर जो है वो चलते हुए आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए बट खाना पीना तो चलता ही रहेगा। सो अगर आप एचयूएल को अगर होल्ड नहीं करते हैं, आपके पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि आप इस लेवल के ऊपर भी आप जो है बाय करके चल सकते हैं। 1 साल में भी अगर देखें तो कंपनी ने इतने ज़्यादा पैसे नहीं बनाए हैं। 5 साल में भी अगर देखें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 100% के आसपास के पैसे बनाए हैं। लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम की बात करें तो 1500% के आसपास के पैसे बनाए। कंपनी जो डिविडेंड है वो भी ठीक ठाक 1.5% के आसपास का डिविडेंड भी देती है। मार्केट का जायंट अगर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। मैं काफ़ी बार कवर करते ही रहता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अपने पोर्टफोलियो में अच्छा खासा वेटेज जो है वो देते रहिए, क्योंकि ये अभी के लिए, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है या इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा लगाना है, तो मोस्ट ऑफ पूरा पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप को ही भरते जाते हैं। फिर अगर अभी के लिए देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो डूम से 40% 50% के आसपास की गिरावट वहाँ पे देखने को मिल रही है। सो अगर आपका ज़्यादा वेटेज जो है वो लार्ज कैप के अंदर रहेगा तो आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वो सेफ होते हुए देखने को मिलेंगे। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 16.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और प्रीमियम देखें तो सिर्फ 25 के आसपास ही ट्रेड करके। सो मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, पैसे चाहे 10% कम बने बट आपके पैसे जो है वो सेफ होने चाहिए। सो ये जो वर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है आपका कैपिटल के रिलेटेड। सो अगर आपका इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर नहीं है तो आपका होना चाहिए, और अपने पोर्टफोलियो के अंदर अच्छा खासा जो है वेटेज भी दीजिए। और अगर आप यहाँ पे 1 साल का परफॉर्मेंस देखें तो 1 साल के अंदर पैसे कुछ भी मार्केट के अंदर बनाए नहीं है। इनफैक्ट अगर आप अपने ऑल टाइम हाई के आसपास से देखें 2700 2800 के आसपास, सो वहाँ से भी 12% के आसपास की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आपको Q3 के नंबर्स के लिए वेट करना है तो Q3 के नंबर्स के बाद भी जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि इवेंचुअली आप एक एक दो दो स्टॉक करके जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करिए इन रिलायंस इंडस्ट्रीज़। सो यहाँ पे देखें तो स्टॉक जो है वो 3800 के आसपास चला गया था। 3800 से देखें तो वापस से 3000 आया, 3000 से वापस से 2800 के आसपास आया, और 2800 अब देखें तो 2500 के आसपास आते हुए देखने को मिल रहा है। क्या मैनेजमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है? तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। बस एक ही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो है प्रॉफिट बुकिंग। बस यही चीज़ जो है वो अभी के लिए सभी स्टॉक्स के अंदर सबकी कहानी जो है वो सेम देखने को मिल रही है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता। आज के दिन देखें तो 2.5% के आसपास की गिरावट है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अल्काइल अमाइन का अगर पी देखेंगे तो 61 के आसपास है। इसका पी अगर आप देखेंगे तो 30 के आसपास था जब ये 3000 के आसपास था, 3000 या 3200 के आसपास। अभी इसका पी देखेंगे तो 19 के आसपास है। सो अगर आपको अल्काइल अमाइंस में इन्वेस्ट करना है या बालाजी अमाइंस में इन्वेस्ट करना है, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मार्केट कैप देखोगे तो 8000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पी अगर देखेंगे तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। बट अभी के लिए अनसर्टेनिटी है तो आप लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर ही ज़्यादातर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 800% के आसपास के रिटर्न्स थे, तो गिरावट कहाँ पे जाके रुकेगी मुझे नहीं पता। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 260% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। दोनों कंपनीज फंडामेंटली वाइज नंबर्स वाइज काफ़ी अच्छी है। बट अगर आप वेट करना चाहते हैं Q3 का तो Q3 का आप वेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि सेल कर दीजिए, अपना लॉस बुक कर लीजिए। कंपनीज काफ़ी अच्छी हैं। केमिकल सेक्टर में अगर आप देखेंगे काफ़ी सारी कंपनीज है, आरती, दीपक, नवीन फ्लोरिन, SRF, बालाजी, अल्काइल, इन सभी ने जो है विनती ऑर्गेनिक्स, तो इन सभी केमिकल कंपनीज के पूरा सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा भागा, और 400-500% के रिटर्न या 250% के ऊपर के ही रिटर्न जो है सभी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिले, केमिकल स्टॉक्स के अंदर। उस वजह से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया। बट अभी के लिए क्रूड ऑयल देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है गिरावट हो चुके हैं, 30-35%। सो इनका रॉ मटेरियल का पैसा बचेगा तो मार्जिन्स भी सुधरते हुए देखने को मिलेंगे। इवेंचुअली Q3 के नंबर्स अच्छे आएंगे। सो अगर सेल्स अगर ऐसी ही रहती है, डिमांड अगर ऐसी ही रहती है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे रहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर अच्छी खासी रिकवरी भी आपको आते हुए लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम देखने को मिल सकती है।
सो अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड करके रखिए, अभी के लिए एवरेज नहीं करेंगे तो चलेगा, Q3 के नंबर्स का वेट करिए। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना है केमिकल स्टॉक का कोई भी लार्ज कैप स्टॉक में, तो मैं कहूँगा कि पीडीलाइट के अंदर इन्वेस्ट करिए। 1.24 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। सो फेविकॉल की ये कंपनी है, सो हम सबको पता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको केमिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है लार्ज कैप के अंदर, ताकि कंजर्वेटिव होके आपको पैसे अगर सेफ साइड रखने, तो आप पीडीलाइट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। एक एक दो स्टॉक करके जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 200% के आसपास के रिटर्न जो है वो पीडीलाइट ने भी बना के दिए। सो मैं यही कहूँगा कि आपको जो है अभी के लिए 6 महीने 8 महीने, जब तक ये अनसर्टेनिटी कंप्लीट नहीं हो जाती, सेफ बेट के लिए सबसे अच्छा है कि सेफ बेट के लिए लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट रखिए। सो लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम जो है आपको थोड़ा बहुत डिविडेंड भी मिलेगा और कंपनी के अंदर जो है वो ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। सो कंपनी है लगभग 3,000 के आसपास थी, बट अभी के लिए 2400 के आसपास स्टॉक के अंदर अभी थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी है। सो एक एक दो स्टॉक करके आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 38,000% के आसपास के जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। सो ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है रूट मोबाइल। सो आज के दिन भी देखें तो कंपनी के अंदर गिरावट ही देखने को मिल रही है। पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है स्टॉक के अंदर हो चुकी है। एक साल में भी बात करूं तो कंपनी के अंदर लगभग 34 टू और ऑल टाइम हाइस के आसपास से अगर देखें तो 40% के आसपास का भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। सो आईटी सेक्टर पूरा जो है वो पूरा अनसर्टेनिटी से जूझ रहा है, या अनसर्टेनिटी है बिकॉज किसी को पता नहीं है कि क्लाइंट जो है वो आईटी बजट कितना सेट करेंगे, या कितना कॉस्ट कटिंग होगा, या क्या होगा, मार्जिन्स के अंदर कितना प्रेशर आएगा। सो लार्ज कैप कंपनीज अगर ये इशू फेस कर रही है तो ये तो स्मॉल कैप कंपनी है। सिर्फ 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी है। इन्फोसिस की मैंने बात की, इन्फोसिस खुद अगर 20% डिस्काउंट पे, सॉरी 20% गिरावट पे अगर आपको मिल रहा है, तो अगर रूट मोबाइल जैसी टेक कंपनीज अगर आपको 40% डिस्काउंट पे मिल रही है तो इसमें कोई बड़ी बात आपको देखने को नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपने स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट किया तो आपके पास जिगर भी होना चाहिए 40-50% जो है वो गिरावट के अंदर देखने के लिए। 5 साल में अगर देखें तो 25-27% के आसपास के रिटर्न है। कंपनी हालांकि अभी लिस्ट हुई है, बट जितने भी गेन्स थे वो पूरे वाइप आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर आप जितने भी क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे तो कंपनी काफ़ी अच्छे नंबर्स जो है वो हर क्वार्टर के अंदर पेश किए। इसके भी Q3 के नंबर्स देख लेते हैं और कंपनी जो है वो क्या आउटलुक देती है, फ्यूचर आउटलुक गाइडलाइंस क्या होते हैं, उसके बेसिस के ऊपर जो है आप यहाँ पे भी एवरेज या बाइंग करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर वरुण बेवरेजेस में बात करें तो कल के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। आज के दिन थोड़ा सा फ्लैट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई से अगर आप देखेंगे तो 20% का डिस्काउंट हो चुका था। उसके बाद अगर आप देखें तो जेफरीज ने जो रिपोर्ट दी थी उसके बाद स्टॉक के अंदर 6% के आसपास का जो है वो तेज़ी देखने को मिली थी। लगभग 36% की अपसाइड जो है करंट लेवल से। सो लगभग 1100 के आसपास जो था स्टॉक देखने को मिल रहा था, वहाँ से 100 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है स्टॉक के अंदर देखने को मिली। मैं काफ़ी बार वीबीएल को कवर कर लिया इसीलिए मैं कवर नहीं करता, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो 20% के आसपास का डिस्काउंट था। अभी के लिए 14% के आसपास का देखने को मिल रहा है। सो एक एक दो स्टॉक, जब ये 1300 पे था तब मैंने कहा था कि आप जो है इतने हाई लेवल्स के ऊपर मत खरीदिए, ये वापस से नीचे आता हुआ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और वहीं से अगर देखें तो 20% के आसपास का करेक्शन उसके अंदर हो भी चुका था। और वहाँ पे भी मैंने जो है वीडियो तो नहीं बनाया था, बट डीप डाउन मुझे ये था कि 20% के आसपास का करेक्शन हो चुका है। और इसके अंदर जैसे ही जेफरीज ने अगर रिपोर्ट नहीं देती तो थोड़ा बहुत और करेक्शन देखने को मिलता था, बट जेफरीज की रिपोर्ट आई तो वहाँ से जो है 5-6% की तेज़ी देखने को मिली। सो ओवरऑल कंपनी काफ़ी बेस्ट कंपनी देखने को मिलती है। कंपनी जो है बोनस और ग्रोथ दोनों भी प्रोवाइड करती है। अगर आपको बेवरेजेस के अगर सेगमेंट के अंदर कोई भी स्टॉक बाय करना है तो वरुण बेवरेजेस इज़ द बेस्ट स्टॉक मैं कहूँगा। एक एक दो स्टॉक करके, चाहे वो तेज़ी में हो मंदी में हो, बस लॉन्ग टर्म के लिए पिज़्ज़ा और पेप्सी, ये दो चीज़ को आपको कभी नहीं भूलना है। तो पी फॉर पेप्सी, फॉर वरुण बेवरेजेस, पिज़्ज़ा मतलब जुबिलियंट फूड। तो यहाँ पे जो है वो आप बाइंग करते ही चलिए, क्योंकि कंजम्पशन स्टोरी जो है वो इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ी है। सो नेक्स्ट और लास्ट अगर कंपनी देखें तो एंजल वन। तो ये भी जो है वो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। सो आज के दिन देखें तो लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही थी। यहाँ पे स्टॉक के रिजल्ट आने के बाद जो थी थोड़ी बहुत अपसाइड देखने को मिली थी, बट जो गेन्स थे वो तो आज के दिन मार्केट प्रेशर के अंदर वाइप आउट होते हुए देखने को मिले। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। हाल ही में जो है कंपनी ने नंबर्स पेश किए थे, नंबर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे थे।
अगर आप दूसरे कंपनीज़ की बात करें तो अपस्टॉक्स या जीरोदा की बात करें तो वो तो जो है वो लिस्टेड प्लेयर्स देखने को नहीं मिलते, बट एंजल वन जो है वो लिस्टेड प्लेयर है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। सो अगर आपको ऐसी कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है जो कि एक स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टेड प्लेयर्स के अंदर एंजल वन काफ़ी अच्छा बेट हो सकता है। और उसके साथ ही अगर आपको ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है जो कि डिपॉजिटरी स्टॉक है, जहाँ पे ये शेयर जो है जाके डिपॉजिट होते हैं, तो सी डी एस एल उसके लिए अच्छा बेट है। सो ये दोनों काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन स्टॉक है, सी डी एस एल और एंजल वन। तो यहाँ पे जो है आप दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो, बट मैंने पहले ही कहा कि अगर आप कंपनी की मार्केट कैप अगर आप देखें तो 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, स्मॉल कैप की कंपनी है। और कंपनी ने जो है तीसरा डिविडेंड जो है इस साल का दिया है। सो कंपनी डिविडेंड भी बांटती है, लगभग 3% के आसपास कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी देखने को मिलती है। सो स्लोली स्लोली अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर भी जो है इन्वेस्टमेंट स्लो स्लो क्वांटिटीज़ के अंदर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर दे सकते हैं। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ऑल द स्टॉक्स एंड द स्टॉक मार्केट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।